शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। और लिसनर्स, इंशाल्लाह आपसे मैं डेली स्टोरी पोस्ट किया करूँगी। आज की पहली खौफनाक कहानी लाहौर से शेयर कर रहे हैं अकरम। अकरम कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली नहायत खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त तारिक, हम लोग अक्सर रावी किनारे जाकर बैठा करते थे। ये हम लोगों की रूटीन थी। ये हम ज़्यादातर गर्मी के मौसम में किया करते थे, तो वो भी गर्मियों का ही मौसम था। तारिक मेरी तरफ आया, हम लोग दोनों मिलकर हम लोग असर के बाद मस्जिद में नमाज़ पढ़कर हम लोग रावी की तरफ चले गए। वहाँ पर जाकर हम लोग रावी किनारे बैठे हुए थे। आज वहाँ पर कश्ती भी चल रही थी, तो हमने सोचा कि चलो आज हम लोग दरिया के दूसरे किनारे की तरफ जाते हैं और वहाँ पर वो इलाका देख कर आते हैं। हम लोग उसके साथ दरिया के दूसरे किनारे की तरफ चले गए। हम लोग रावी पर चलते चलते काफ़ी आगे निकल आए। एकदम मौसम ख़राब हो गया और बहुत तेज़ हवा चलने लग गई। ऐसे लग रहा था जैसे आंधी आ रही हो। और वहाँ पर जिस साइड पर हम लोग थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त भी थे। बिल्कुल वीरान और सुनसान साइड थी। शायद ही कोई उस साइड पर जाता हो। तारिक ने मुझे ये कहा कि हम लोग काफ़ी आगे निकल आए हैं, चलो वापस चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई सांप या ऐसी कोई जगह हो, कोई ऐसा जानवर निकल आए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त थे। मैंने उसे कहा रुको, जगह बड़ी खूबसूरत है, थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं फिर चले जाएंगे। हम लोग वहाँ पर भी बैठे ही थे। बिल्कुल हम लोग दरिया के किनारे थे, पीछे ही दरख्त थे। तभी वहाँ पर एकदम से मुझे कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आई। जब मैं आगे गया तो वो सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियाँ थीं, और चूड़ियाँ बिल्कुल ऐसी थी जैसे बिल्कुल अभी साफ़ सुथरी नई चूड़ियाँ किसी ने रखी हैं। मैंने उसे ये कहा कि ये देखो, यहाँ पर कांच की ये 2 चूड़ियाँ पड़ी हैं और चूड़ियाँ बिल्कुल नई हैं। कहता हो सकता है यहाँ पर कोई फैमिली आई हो, वहाँ पर कोई पिकनिक वगैरह किसी ने बनाई हो तो यहाँ पर छोड़ गए होंगे। मैंने उसे ये कहा कि अगर ये पुरानी होती तो इनके ऊपर मिट्टी लगी होती। उसने मुझे ये कहा कि दरिया की लहरें आती हैं, पानी आता है, शायद इस वजह से ये साफ़ हो गई हो। खैर हमने इतना ख़ास गौर नहीं किया। वो चूड़ियाँ हमने साइड पर रख दी। हम लोग बातें करने लगे। पहले मैं उन चूड़ियों को हाथ में लेकर ऐसे देखता रहा, मैंने उनको वहीं पर साइड पर मिट्टी पर रख दिया। हम लोग बातें करने लगे, आसपास की जगह देखने लगे। बड़ी पुरसकून जगह थी। वहाँ पर दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। अभी हम लोग उठने ही लगे तो मेरी नज़र पड़ी चूड़ियाँ गायब। मैंने उससे ये कहा कि अभी तो यहाँ पर चूड़ियाँ थी, वो चूड़ियाँ कहाँ पर गई? उसने ये कहा कि हो सकता है पानी की लहर से अंदर चली गई हो। मैंने उसे ये कहा कि हम लोग सेम जगह पर बैठे हुए हैं, पानी की तो लहर इतनी आई नहीं है कि वो चूड़ियों को बहा कर ले जाए। अब हम लोग दोनों हैरान हो गए और हम लोग यहाँ वहाँ उन चूड़ियों को देखने लगे। हमें चूड़ियाँ नजर नहीं आई। जिस साइड पर हम लोग बैठे थे उसी साइड पर जैसे ही चूड़ियाँ गायब हुई, उसके 1 मिनट के बाद हम लोगों से थोड़ा ही दूर एक औरत बैठी हुई। पहले वो औरत वहाँ पर थी ही नहीं। वो औरत कहाँ से आई, वो औरत वहाँ पर कब आई, हमें नहीं पता। एकदम से तारिक कहते हैं ये कौन है? हम लोगों ने देखा तो वो औरत बिल्कुल दरिया के किनारे पर बैठी हुई थी और ऐसे तो जैसे पानी में हाथ मार रही हो। मैंने उसे ये कहा कि ये औरत कब आई है, हमें तो पता ही नहीं चला ना। तो यहाँ पर कोई आबादी है और ये तो देखो जगह कैसी है, उस तरफ तो बिल्कुल ही इतना वीराना और इतने घने वहाँ पर दरख्त हैं कि उस तरफ तो जाने वाली भी जगह नहीं है। फिर ये औरत कहाँ से आ गई? अभी वो औरत जैसे पानी में हाथ मारी थी, वही चूड़ियाँ जो हमारे पास पड़ी हुई थी उस औरत के हाथ में थी। मेरी एकदम से चीख निकली। मैंने कहा इसके हाथ में तो वही कांच की चूड़ियाँ जो यहाँ पर पड़ी हुई थी, इसके हाथ में कैसे चली गई? उसने ये कहा कि पता नहीं क्या माजरा है, ये औरत कहाँ से आई एकदम से। हमने उसको आवाज़ दी कि तुम कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो? वो पानी में मुसलसल हाथ मारती जा रही थी और पानी में हाथ मारने का अंदाज़ इतना अजीब था जैसे उसका हाथ बहुत लंबा है, क्योंकि जब वो अपने हाथ को लहराती थी तो पानी काफ़ी आगे तक जाता था। हम लोग थोड़ा सा उसके करीब जाने लगे। मुझे तारिक ने मना किया कि ज़्यादा आगे मत जाओ, पता नहीं कौन है कौन नहीं। मैं इधर पीछे खड़ा हूँ। मैंने उसे ये कहा कि आप कौन और यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये चूड़ियाँ तो अभी उधर पड़ी थी। उसके पास से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जिस तरह से वो हुर्रा रही है, और हुर्राने के अंदाज में जैसे वो सांस ले रही है, या जैसे बाकायदा कोई जानवर हुर्राता है और एक आवाज़ आती है। मैंने तारिक को इशारा किया कि तुम जल्दी से आओ, अजीबोगरीब मुझे आवाज़ आ रही है। वो डर गया, वो आगे नहीं आया। मैंने फिर पूछा कि तुम कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो और ये तुम कैसी आवाज़ें निकाल रही हो? बस ये कहने की देर थी।
मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा बाजू नहीं देखा। उस औरत का बाजू इतना लंबा था कि वो पानी में काफ़ी आगे तक गया था। उसने वो बाजू उठाया और तारिक ने चीखना शुरू कर दिया। मैं भी उसका बाजू देखकर डर के पीछे हटा। उसका इतना लंबा बाजू था कि इंसानी 4 बाजू भी जोड़े जाएं तो वो एक बाजू उससे भी लंबा लग रहा था। अभी ये देखने की देर थी मेरी, जैसे वो तारिक चीखा मैं भी डर के पीछे हटा और मैं फिसल कर नीचे गिर गया। पीछे काफ़ी ज़्यादा जगह ऐसी थी, पत्थर वत्थर भी थे, तो मैं गिर गया। जैसे मैं गिरा उसने सिर्फ एक नज़र पलट कर मेरी तरफ देखा। काफ़ी ज़्यादा उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी। मैंने इतनी खौफनाक आंखें अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। उसकी सफ़ेद आंखें थी, उनमें कोई आई बॉल नहीं था। बाकी चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था, अजीबोगरीब, जैसे छिपकली का रंग होता है, पीले कलर का उसका चेहरा था। और चेहरे के ऊपर लाइनें भी ऐसी थी जैसे छिपकली का आप स्किन देखें तो छिपकली की जैसे स्किन होती है, सेम वैसी उसकी आंखें थी। स्किन का कलर भी वही था। और जो मुंह से वो ज़ुबान निकाल रही थी, वो ज़ुबान भी ऐसी थी जैसे सांप और छिपकली की ज़ुबान होती है। बस हमें नहीं पता कि हम लोग वहाँ से कैसे भागे हैं। हम लोग गिरते पड़ते, हम लोग जहाँ पर वो कश्ती उतार रही थी मुसाफिरों को, वहाँ पर आकर गिरे हैं। इतना हम लोग खौफज़दा कि हम लोग थर थर काँप रहे थे कि हमने देखा क्या है। वो ये समझ रहे थे कि शायद कोई सांप वगैरह देख लिया इन लोगों ने, वो आगे जंगली हिस्सा है तो इसलिए इनके साथ ये हुआ है। वहाँ पर कुछ लोग और भी थे और वो जो मल्लाह था उसने हमें पकड़ा, संभाला कि तुम लोगों को क्या हुआ है, तुम लोग ऐसे क्यों काँप रहे हो, क्या कोई सांप काट गया है। हम लोगों से बोला नहीं जा रहा था, बस हम लोग उधर इशारा ही कर रहे थे। वो दूर दूर तक देख रहे थे, उनको वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसने हमें जल्दी से कश्ती में बिठाया कि इनको दूसरे किनारे पर लेकर जाते हैं और देखते हैं कि इनके साथ क्या माजरा है क्या नहीं। वहाँ पर और भी लोग थे। उसने हमें कश्ती में बिठाया। जैसे ही वो कश्ती में बैठकर भी दरिया के सेंटर में भी उसको क्रॉस करने ही लगे थे, वही आंखें, वो छिपकली नुमा मखलूक जो थी, बिल्कुल जैसे दरिया में जैसे पानी में काले स्या बाल है काफ़ी लंबे, उसके आगे जैसे वो आंखें और वो पूरा उसका वजूद था, वो वहाँ तक हमारे पीछे आई। इतनी भयानक मखलूक हमने ज़िंदगी में नहीं देखी। उसने हमें उतारा। वहाँ पर कुछ लोग भागते भागते आए, पानी उन्होंने पिलाया, हम लोगों ने उन्हें सारी बात बताई। वहाँ पर एक बहुत बूढ़ा नहीं, नॉर्मल एज का आदमी था। उसने ये बताया कि वो जो रावी का वो इलाका है, वो जो जगह है, वो असेब ज़दा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात और चुड़ैलों आफतों का बसेरा है। बकौल उसके कि वहाँ पर आज से 50-60 साल पहले एक जादूगर ने चिला कशी की थी। उस जादूगर ने जब चिला किया था तो वहाँ पर उसका वो जो चिला था, ड्यूरिंग चिलाई वहाँ पर उसको चुड़ैलों आफतों ने मार दिया था। उसके बाद वो जगह इतनी आसेबज़दा है कि वहाँ पर बाकायदा औरतों के चीखने चिल्लाने की खौफनाक आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। और यही नहीं, जब चाँद की 14वीं होती है तो बहुत से जादूगर रावी के उस असेबी किनारे पर जाकर उन आफतों, चुड़ैलों और जिन्नात को कैद करने की कोशिश भी करते हैं। हमने जब ये बातें सुनी, उसने ये कहा कि तुमने उसी में से किसी मखलूक को देखा है, वो इतनी ही भयानक और खौफनाक हैं। वो जो बुजुर्ग आदमी थे उनका ये भी कहना था कि उन्होंने अपनी आंखों से उस जादूगर को देखा था। तब वो बिल्कुल यंग हुआ करते थे और वो भी रावी दरिया पर बैठा करते थे और उस जादूगर को वो उस तरफ जाते देखा करते थे। उस तरफ से खौफनाक आवाज़ें गूंजती थी, चीखें गूंजती थी। फिर जो मल्लाह था उसका भी ये कहना था कि अक्सर मुझे भी उस तरफ से खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं शाम के वक्त, जैसे औरतें आवाज़ें मारती हैं, लेकिन हम लोग कभी भी उस तरफ नहीं जाते। बड़ी मुश्किल से हम लोग घर वापस पहुँचे। तारिक को मैंने उसके घर उतारा और मैं घर वापस आ गया। घर आकर मैंने घर वालों को भी ये बात बताई क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे बहुत सा बुखार हो गया था। मैं उसके बहुत करीब चला गया था और उसकी वो खौफनाक आंखें मेरी आंखों के आगे से नहीं हट रही थी। रात का टाइम था। मैं उस टाइम अक्सर ड्राइंग रूम में सोया करता था। हम लोगों का जो ड्राइंग रूम था वहाँ पर जैसे ग्लास विंडो होती है, तो मैं रात के वक्त उसको खोल दिया करता था, कर्टन्स हटा दिया करता था कि वेंटिलेशन होती रहे। गर्मी का मौसम होता था, कभी कभार छत पर भी जाकर सो जाया करता था। मैंने मेडिसिन ली और मैं जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। खिड़की मैंने खोली हुई थी, ठंडी हवा बाहर से आ रही थी। मौसम जो ख़राब था, बारिश नहीं हुई लेकिन हवा वैसे, मौसम वैसे ही, बादल बने हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। घर वालों ने भी ये कहा था कि जब बारिश होगी तो हम लोग नीचे आ जाएंगे। अभी मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर गुजरी होगी, तकरीबन आधा पौना घंटा ही गुजरा होगा। एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मुझे बहुत शदीद ठंड लग रही है।
मेरा पूरा जिस्म जैसे थर थर कांपने लगे, जैसे दिसंबर जनवरी के मौसम में हम लोग अगर ब्लैंकेट के अलावा लेटे तो हमें सर्दी लगती है। जैसे मैं जब कांपने लगा तो मेरी आँख खुल गई। कमरे में इतनी ठंड थी, ड्राइंग रूम में इतनी ठंड थी, कैसे लग रहा था जैसे यहाँ पर पता नहीं कितने एसी चल रहे हैं, इस तरह की ठंड थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अब वहाँ पर तो ना कोई ब्लैंकेट था और ना ही कोई ऐसी चीज़ थी। गर्मी के मौसम में भला कौन ऊपर ऐसी चीज़ें लेता है। अभी मैं उठने लगा, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। तभी मुझे बहुत भयानक सी सरगोशी सुनाई दी, जिस तरह से बहुत मध्यम सा, जैसे किसी ने मेरा नाम लिया है बाहर की तरफ से, खिड़की की तरफ से। जब मेरी नज़र उस तरफ पड़ी, वही पीले आंखों वाली, वही खौफनाक सफ़ेद आंखों वाली जो मखलूक थी, छिपकली के चेहरे वाली, वो खिड़की में खड़ी हुई थी और अंदर झांक कर देख रही थी। वो इतनी डरावनी है कि मैं उसको अपने लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकता कि वो कितनी भयानक है। जैसे मैंने उसे देखा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा वजूद है, मेरा पूरा जिस्म पैरालाइज हो चुका है। वो मेरे सामने खड़ी हंस रही थी। उसकी ज़ुबान बिल्कुल स्नेक की तरह थी, जैसे बाहर बार बार निकलती थी, ब्लैक कलर की। तभी एकदम से वो गायब हो गई। वो एक धुआं सा बनकर गायब हो गई और बड़ी गंदी वहाँ पर स्मेल आ रही थी। जैसे ही वो गायब हुई, उसके 2 मिनट के बाद कमरे का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। वही गर्मी, वही सब कुछ, और मेरे जिस्म पर इतना पसीना था जैसे मेरे ऊपर किसी ने पानी गिराया हो। मैं चीखें मारता हुआ बाहर भागा। जब मैं बाहर भागा, अम्मी वगैरह जो थे, उन लोगों ने मेरी चीखें सुनी, ऊपर से झांक कर देखा क्या हुआ है, क्या इसको पता नहीं हुआ क्या है। मैं सेन में गिर गया। वो लोग ऊपर से भागते हुए आए। अम्मी ने कहा कि इसको बुखार है, बहुत सख्त, शायद इसकी तबीयत ख़राब है। बड़ी मुश्किल से मुझे चारपाई पर लिटाया। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। मेरे चेहरे पर, मेरे जिस्म पर जगह जगह पर नील के निशान बन गए थे। उन लोगों ने जब मेरे से पूछा, मैंने बताया कि वो मखलूक मुझे फिर डरा रही है। वो मुझे खिड़की में नज़र आई है। अब्बू ने जाकर ड्राइंग रूम में देखा, कहीं कुछ नहीं था। लेकिन हम लोगों की जो ड्राइंग रूम की खिड़की थी, उसका एक हिस्सा जैसे कोई हाथ रखते हैं और जगह ब्लैक हो जाती है, ऐसे नेट थी, जाली वाला हिस्सा ब्लैक हुआ था। अब्बू चुप कर गए। अब सारी रात घर वाले मेरे पास मुझे दम कर रहे थे कि किसी तरह से ये संभल जाए, ये ठीक हो जाए। मेरे पे बेहोशी तारी होगी, एक बुखार था, ऊपर से खौफ था, मैं बेहोश हो गया। सुबह डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने चेक किया, उसने कहा कि इसको बुखार तो अब कम है, लेकिन ये खौफ ज़्यादा बहुत है, ये पैनिक अटैक भी इस पर आया हुआ है। अभी वगैरह ने बताया कि ये कल दरिया किनारे गया था, वहाँ से ये डर गया, इसको किसी चीज़ ने डराया। तो उसने ये कहा कि कुछ आप रूहानी इलाज भी करें, क्योंकि मेडिकली तो इसको मेडिसिन दे दी है, और ये जब तक ये इसका कोई और इलाज नहीं होगा तब तक हो सकता है ये इस ट्रॉमा से बाहर ना निकल सके जो इसके ऊपर इस टाइम फेस चल रही है। अब्बू जो थे वो एक बुज़ुर्ग को जानते थे। अब्बू ने उन्हें फ़ोन किया, उनसे टाइम लिया। अब्बू ने ये कहा कि मेरे बेटी की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं उसको वहाँ पर ला सकूँ, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप हमें टाइम दे दें, आप हमारे घर आ जाएँ। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप मुझे लेने आ जाएँ। अब्बू जो थे वो बाइक लेकर गए और उनको लेकर जब वापस आए, जैसे वो बुज़ुर्ग हम लोगों के घर आए, वो जो रूहानियत रखते थे हम लोगों के घर में, मैं अब अंदर वाले कमरे में था, ड्राइंग रूम में नहीं था। वो सीधा ड्राइंग रूम में चले गए। ड्राइंग रूम में जाकर वो उस खिड़की के आगे खड़े होकर जहाँ पर उसके हाथ का निशान था, उसको गौर से देखने लग गए। कुछ पढ़ाई करके उन्होंने अब्बू को इशारा किया कि पानी ला कर दे। पानी ला कर दिया तो पानी पर दम करके उन्होंने उस जाली के ऊपर जैसे ही फेंका तो वो खून का रंग बनकर वो नीचे बह गया। काले रंग का निशान, ऐसा था जैसे खून बाकायदा फेंका गया। उसके बाद वो उस कमरे में आए, उन्होंने मुझे दम किया। जैसे उन्होंने मुझे दम किया, मेरा जिस्म ऐसे हो रहा था जैसे मेरे जिस्म कोई बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा मेरा जिस्म होने लग गया। मेरे हाथ जैसे टेढ़े हो रहे हैं, टूट रहे हैं। मैं चीखें मारने लग गया कि मुझे बहुत दर्द हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। उन्होंने ये कहा कि तुम अभी ठीक हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर उस मखलूक का बहुत ज़्यादा असर हुआ है। तुम बिल्कुल उसके पास चले गए थे, अगर तुम थोड़े से उसके करीब चले जाते तो वो तुम्हें फ़ौरन जान से मार देती, तुम्हें ज़िंदा ही ना छोड़ती। फिर उन्होंने मुझे कुछ दम किया तो मुझे झटके लग रहे थे, जैसे कोई चीज़ मुझे बेड से उछाल उछाल कर गिरा रही है। बाकायदा ये काम मेरे साथ होता रहा। तकरीबन आधा घंटा मुसलसल वो पढ़ाई करते रहे, दम करते रहे। तो वो जो बार बार मेरे जिस्म को कुछ उछाल रही थी वो कुछ नॉर्मल हुआ। फिर पानी दम करके मुझे पिलाया गया। मेरे चेहरे पर जो नील थे उन्होंने वो भी गौर से देखे, जिस्म पर भी नील थे। उनका ये कहना था कि वो इस हद तक तुम्हारे ऊपर वो चीज़ हमला आवर हुई है, असरअंदाज हुई है, उसका असर इस तरह तुम्हारे पीछे आया है कि तुम्हारे घर तक वो आ गई है। तुम्हारी अल्लाह की तरफ से तुम पर करम था, तुम्हारी ज़िंदगी थी जो तुम बच गए हो, वरना रात को तुम्हें छोड़ती ना। तो वो ये चीज़ ने मेरे ऊपर बड़ा असर किया।
मेरा दोस्त जो तारिक था वो भी डरता रहा, उसको भी डरावने ख्वाब आते रहे, उसे भी कोई मखलूक डराती थी लेकिन उसके सामने नहीं आती थी। हम दोनों पर असरात हुए थे। फिर उन्होंने मुझे तावीज़ दिया। तकरीबन 7 जुमेरात लगातार मैं अब्बू के साथ जाकर वहाँ पर दम करवाता रहा। उसके बाद वो मेरे सामने तो नहीं आई, लेकिन उसका खौफ मेरे दिमाग पर वैसे का वैसा ही था। मैं दीवार पर रेंगने वाली छिपकली को देखता था तो मैं चीखें मारने लग जाता था। मुझे ऐसा लगता था ये उसका चेहरा है। इतना खौफ मेरे ऊपर तारी हो चुका था। वो इतनी भयानक औरत थी, चुड़ैल थी, औरत थी। उसकी जो खौफनाक आंखें और उसकी जो रंगत थी, वो अब भी कभी मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मुझे सोते हुए में मैं डर जाता हूँ, मेरे जिस्म को एक झटका सा लगता है जैसे मुझे कुछ चीज़ उछालती है, लेकिन वो सामने नहीं आती। कभी कभार खौफ से मुझे बुखार भी हो जाता है। तो ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसे मैं भुला नहीं सकता। अभी भी उस मखलूक का मेरे ऊपर असर है जो मुझ पर खौफ तारी रहता है। ये एक मेरी स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अकरम आपका। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करे और ऐसी हर मखलूक के शर से महफूज रखें। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinbrick57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर भी मैं बहुत हॉरर स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप डेली वहाँ पर भी स्टोरी आया करेगी और खौफनाक कहानियों पर भी, क्योंकि मेरे बहुत से लिसनर्स चाहते हैं कि मैं डेली बेसिस पर स्टोरी पोस्ट करूं। तो इंशाल्लाह अब ऐसा ही होगा। आप लोगों ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब, जिन लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और मेरा एक नया चैनल भी है ब्यूटी हैक्स के नेम से। वहाँ पर मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ उनका रिव्यू देती हूँ। उसका आपको कम्युनिटी टैब में वीडियो भी मिल जाएगी और उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगी। उस चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है। नीला वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।